हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो भी मैं हेल्प कर सकता हूं हमारे इस चैनल के थ्रू डेफिनेटली हम करेंगे। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि लूसेंट की ये सीरीज़ चल रही है। लूसेंट की हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है सब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है, तो उसे ज़रूर देखना। अगर नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट का बहुत ज़्यादा व्यू है एंड बहुत अच्छे तरीके से वो कमेंट भी अच्छे आते हैं उस पर, मतलब रिव्यू अच्छा है उसका। डेफिनेटली उसे देखिएगा। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल आज का हमारा टॉपिक होगा। तो दोस्तों, इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 से हम स्टार्ट करेंगे एंड विल गो फर्दर। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, तो हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति कितनी जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से ही देखें किसी भी एग्ज़ाम में, इससे कैसे सवाल आते हैं, तो एक तो ये आता है कि कहाँ पे, कौन से जगह पे किस लीडर ने लीडरशिप दी। ठीक है, और इसके आउटकम आ जाते हैं कई बार। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जो रिवोल्ट हुआ ये 1857 का, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया गया था और डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी जो है हाथ में कमान ले लिया था। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच अकर्ड ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड कैनिंग। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहीं पे आ गया, किसके गवर्नरशिप में हुआ था, तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ है। बेचारा अनलकी था। माहौल तो क्रिएट करवाया था डलहौजी ने। डलहौजी के समय से ही माहौल क्रिएट होता आ रहा है। उसकी एनेक्सेशन की नीति, तमाम चीज़ें कारण थी इस 1857 के विद्रोह की। बट ब्लेम तो उसी पे आएगा जो उस समय गवर्नर जनरल या फिर कह सकते रहेगा। तो कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, क्या कारण थे इस रिवोल्ट के होने के। कोई भी घटना होती है तो उसके कारण को ज़रूर एनालाइज़ किया जाता है और एनालाइज़ करने पे जो कारण निकल के आते हैं उन पे काफ़ी सारा काम भी होता है। तो पहले तो जानिए कारण क्या थे। सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉजेज। चार बातें दी गई हैं दोस्तों, चार बातें। पॉलिटिकल कारण भी था ऑफ कोर्स, जो स्कीम, जो माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे है ना, एनेक्सेशन करना, इस तरीके की चीज़ है। तो पॉलिटिकल रीजन है, इकोनॉमिक रीजन है, सोशल रिलीजियस रीजन्स भी हैं, क्योंकि उस समय क्या हो रही थी, कई सारे मिशनरी आके कन्वर्जन का काम कर रही थी, वो भी एक कारण बना। और मिलिट्री कॉजेज तो थे ही। तो एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। पॉलिटिकल कारणों में क्या क्या ऐसी कारणें थी, पॉलिटिकल कारणों में क्या क्या ऐसे कारण थे। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये था कि नाना साहेब, जो कि एक एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव द्वितीय को, इनको जो है पेंशन नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने। एडॉप्टेड सन थे और ब्रिटिश बोलते थे कि एडॉप्टेड सन की कोई वैल्यू नहीं है हमारे नज़रों में, अपना खुद का खून होना चाहिए। सो नाना साहिब वॉज रिफ्यूज्ड पेंशन एज ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसलिए इनको कानपुर से जो है इन्होंने वहाँ पे अपना लीडरशिप दे दिया विद्रोहियों को। अवध वाज एनेक्स्ड इन 1856। क्या ग्राउंड बोला गया अवध का एनेक्सेशन का? तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई हायर नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोई राजा नहीं था। वहाँ पे बोला गया कि भैया माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। अब आप कैसे यार पता कर लोगे, आप तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, खुद ही माल एडमिनिस्ट्रेशन आपका काम था और आप जस्ट हड़पने के लिए आपने बोल दिया कि हाँ माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है अवध में। सतारा को, झांसी को, नागपुर को, संभलपुर को, इन सबको एनेक्स किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के। ये हो गए आपके सारे पॉलिटिकल रीजन्स। अब आती है बात कि इकोनॉमिक कारण क्या थे साहब। तो इकोनॉमिक कारण तो थे ही। अवध जैसी जगह जहाँ पे मैक्सिमम किसानों के बच्चे फ़ौज में थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, और उन्हीं पे हाई टैक्सेशन लगाना, हेवी टैक्सेशन एक कारण बना। फोर्सिबल इविक्शन किया गया, बोला ज़बरदस्ती बोला गया कि लैंड छोड़ो, तुम्हारा नहीं है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। होता क्या था कि भारतीय कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते थे। भारत की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी थी कैसी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसी बना रखी थी कि भारत में जो इंपोर्ट आएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इंपोर्ट आएगा वो ड्यूटी फ्री इंटर कर जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वही जो भारत से फिनिश्ड गुड ब्रिटेन जाएगा तो वहाँ पे हेवी टैक्स लगाई जाएगी।
किस तरीके की दोगलापंथी थी ये, ठीक ही नहीं। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी भी एक कारण बनी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। इससे क्या हुआ, भारतीय हैंडीक्राफ्ट को बहुत बड़ा झटका लगा। जो हाथ से बुनाई कताई करके लोग फॉरेन में बेचने की कोशिश करते थे वो बिल्कुल महंगा हो गया। अब यार सस्ती चीज़ें ही खरीदेंगे ना लोग, महंगी चीज़ें क्यों खरीदेंगे। अब तो एक्सपोर्ट करना ही मुश्किल हो गया था, तो हैंडीक्राफ्ट को बिल्कुल जर्जर कर दिया। इसलिए भी जर्जर हुआ क्योंकि फिनिश्ड गुड जो आते थे ब्रिटेन से, ब्रिटेन का शर्ट इतना सस्ता, आके मार्केट पकड़ लिया, लोग खरीदेंगे ही, ऑप्शन तो है ही। तो भारतीय हैंडीक्राफ्ट महंगा हो गया उनके कंपेयर में, तो इसलिए ये बिल्कुल जर्जर हालत में चले गए। तो इससे क्या पीजेंट्स और आर्टिसंस को हेवी लॉस हुआ, ये कारण हुआ इकोनॉमिक। फिर आता है सोशल रिलीजियस कारण। ये क्या है भैया, ब्रिटिशर्स समझते थे कि माई बाप हैं, हम एक मतलब सिविलाइज्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और बाकी सब बिल्कुल वैसे हैं, फूहर हैं, बर्बर हैं। सो ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म, एवोल्यूशन ऑफ सती किया इन्होंने, जिससे देखो एवोल्यूशन ऑफ सती सही है लेकिन समाज को तो झटका पहुंचा, समाज में तो झटका पहुंचा, तो कारण बना। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि सती को ख़त्म करना कोई गलत है। 1829 में ख़त्म हुआ। लीगलाइजेशन हुआ विडो रीमैरेज, ये भी बुरा नहीं था। 1856 में विडो का रीमैरेज का प्रावधान आ गया। दीज ऑल हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीपल, तो ये भी कारण बना। मिलिट्री कारण तो थे ही, डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियन सोल्जर से, उनकी सैलरी कम देते थे। ये रैंक सेम है बट अगर कोई वही वाइट बंदा है उसी रैंक में, उसको हाई सैलरी दोगे, और जो इंडियन रेस है उसको कम सैलरी दोगे, ये तमाम चीज़ें थी। इमीडिएट कारण भी देखा जाएगा, ये तो हो गए, ये तो प्रोलॉन्ग कारण थे। अब हम देखेंगे इमीडिएट कॉज। तो भैया एक रॉयल इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हुआ था। वो राइफल कुछ इस तरीके का राइफल था, ये देखिए बना देता हूँ रफली, ऐसा कुछ राइफल था। राइफल एज सच इशू नहीं था, राइफल एज सच इशू नहीं था, इशू था इसका कारतूस, जो कि कुछ इस प्रकार का था। यहाँ पे बाइट करना पड़ता था और ये जो चर्बी, जो आउटर चर्बी थी, इसमें अंदर मसाला था। ये जो आउटर चर्बी थी इसको काटना यहाँ से पड़ता था, और ये आउटर चर्बी बोला जाता था कि पिग और काऊ के फैट से बना हुआ, वसा से बना हुआ। ये सेंटिमेंट जो है बीफ और पोर्क वाला ना, दोनों को हर्ट किया, इंडियन मुस्लिम को भी, इंडियन हिंदू को भी। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल हुज कार्ट्रिज वेयर सेड टू हैव ग्रीज्ड कवर मेड ऑफ बीफ एंड पोर्क स्पार्क्ड ऑफ द रिवोल्ट, जो अभी मैंने बताया वही बात लिखी गई है। नेक्स्ट है द बिगिनिंग ऑफ स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। कैसे ये फैला, ये रिवोल्ट कैसे फैला मेरे दोस्तों, मैं बताऊंगा। तो मार्च 29, 1857 को दोस्तों ये जो है एक इसका चिंगारी सी भड़की। कैसे, जब एक इंडियन सिपाही थे मंगल पांडे, बैरकपुर में उस समय पोस्टेड थे, 34th नेटिव इन्फेंट्री इनका यूनिट था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को, ह्यूगेसन और बॉग को मार दिया परेड में ही, बैरकपुर में। ये इनके सार्जेंट मेजर भी थे, सार्जेंट मेजर इनका रैंक था। इन दोनों को मार दिया इन्होंने, ठीक मारा, दिक्कतें थी उस समय। द इंडियन सोल्जर्स प्रेजेंट रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स टू अरेस्ट मंगल पांडे। बाद में जब बोला गया कि मंगल पांडे को अरेस्ट करो तो इंडियन सोल्जर्स ने मना कर दिया, बोला हम नहीं अरेस्ट करते। अब इससे म्यूटिनी का एक संकेत तो आ गया। हाउएवर ही वाज लेटर ऑन अरेस्टेड एंड हैंग कर दिया गया इनको। सो द म्यूटिनी, ये तो स्टार्टिंग स्पार्क था, बट म्यूटिनी जो है रियली स्टार्ट हुआ मेरठ में जब 10 मई 1857 को मेरठ में, इट वाज द ओकेजन वाज द पनिशमेंट ऑफ सम सिपोज फॉर द रिफ्यूजल टू यूज ऑफ ग्रीज्ड कार्टिस। यहाँ पे मना किया जब लोगों ने, तो उनको पनिशमेंट दी गई। जब सिपाहियों ने यहाँ पे मना किया, पनिशमेंट दी गई, तो सोल्जर्स ने क्या किया, द सोल्जर्स अलॉन्ग विथ अदर ग्रुप ऑफ सिविलियंस वेंट ऑन रैम्पेज साउटिंग मारो फिरंगी को। इसी समय नारा लगाना शुरू कर दिया, मारो फिरंगी को, मार फिरंगी को, हाँ। एंड दे ब्रोक ओपन जेल्स, जेल तोड़ दिया। एक बार भीड़ भड़क गई, एक बार जनता भड़क गई, एक बार वो सिपाही भड़क गए, तो फिर तो भैया क्या होना है। दे ब्रोक ओपन जेल्स, दे मर्डर्ड यूरोपियंस एंड दे बर्न्ड देयर हाउसेज एंड मार्च टू दिल्ली आफ्टर सनसेट। 11 को दिल्ली पहुंच भी गए थे वो, ठीक है। मेरठ से स्टार्ट होता है। एंड द अपीयरेंस ऑफ मार्चिंग सोल्जर्स नेक्स्ट मॉर्निंग, दैट इज 11 मई इन दिल्ली, वाज सिग्नल टू द लोकल सोल्जर्स। अब लोकल सोल्जर्स जो देखे कि भैया मेरठ में हो गया विद्रोह, आ गए यहाँ पे, दिल्ली तक पहुँच गए, तो दिल्ली वाले भी सोल्जर्स जुड़ गए। हु इन टर्न रिवोल्टेड, वो भी जहाँ जहाँ से ये जत्था गुजर रहा था वहाँ के सिपाही रिवोल्ट कर रहे थे। दे सीज्ड द सिटी एंड प्रोक्लेम्ड द 82 years old
उस समय 82 साल का हो चुका था बहादुर शाह जफ़र। उसको बोला कि यही हमारा जो है शहंशाह हिंदुस्तान है, यानी कि इम्पेरर ऑफ इंडिया यही है। और बहादुर शाह के पास जब पहुँचे तो बहादुर साहब अकबका गया। बहादुर शाह को लगा कि ये क्या हो गया दादा। वो तो डरता था ब्रिटिशर्स से, वो तो जानता था कि रूथलेस हैं ब्रिटिशर्स, मुझे तो मार ही डालेंगे। बट इधर देखा कि अगर मैं इनको बादशाह नहीं बनूंगा तो ये मुझे सिपाही मार डालेंगे। तो क्या मरता क्या ना करता बेचारा, बोला कि ठीक है मैं ही हूँ शहंशाह हिंदुस्तान। ठीक बात है। अब कुछ देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये विद्रोह फैला और उसके लीडर कौन कौन रहे। तो दिल्ली में जो सेंटर था, दिल्ली में तो फैला ही, पहुँचे थे सिपाही 11 मई 1857 को पहुँच गए थे। बोला हम आज़ाद हो गए। यहाँ पे ख़त्म हुआ ये 20 सितंबर 1857 को। तो 6-7 महीने चला, नहीं 3-4 महीने चला। बहादुर शाह जफ़र जो था, बहादुर शाह द्वितीय जिसे जफ़र भी बोलते हैं, एंड बख्त खान उसका कमांडिंग जनरल था, इन्होंने यहाँ पे लीडरशिप दिया। और इसको किसने सप्रेस किया फाइनली? तो इसे जॉन निकोलसन ने सप्रेस किया। एक कहानी बताता हूँ। जब कश्मीरी गेट को ब्लो किया जा रहा था कि इनको पकड़ा जाए, कश्मीरी गेट को ब्लो किया जा रहा था, तो उसमें इंडियन सिपाही ज़्यादा थे। तो कहने का मतलब सिपाही म्यूटिनी तो हुआ, लेकिन हाफ ऑफ देम वेयर रिवोल्टेड एंड रिमेनिंग हाफ वेयर फाइटिंग अगेंस्ट देम। समझ गए? आधे सिपाहियों ने रिवोल्ट किया, बट आधे जो थे ना वो रिवोल्ट नहीं किया और उल्टा उसके इनके अगेंस्ट में ही लड़े। समझे? तो निकोलसन जो था, इसने ब्रिटिश बंदा था ये, इसने सप्रेस किया दिल्ली के म्यूटिनी को। फिर आए कानपुर में। तो ये विद्रोह स्टार्ट होता है 4 जून 1857 को और 6 दिसंबर 1857 तक चला। नाना साहिब, जो कि मैं बता रहा था ना कि एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के, उनको पेंशन नहीं दिया था ब्रिटिशर्स से, नहीं तो इन्होंने यहाँ पे लीडरशिप दे दी। एंड हिज लॉयल कमांडर तात्या टोपे इन्हीं का कमांडर था, उसने भी इसको लीडरशिप दिया। और कॉलिन कैम्पबेल ने इनको सप्रेस किया था। फिर बारी आती है लखनऊ की। तो लखनऊ में विद्रोह स्टार्ट हुआ था 4 जून 1857 को ही। 21 मार्च 1858 को ख़त्म हुआ। और बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर इसका सन था, बेगम का सन था बिरजिस कादिर, इन दोनों ने यहाँ पे लीडरशिप दिया। और कॉलिन कैम्पबेल ने यहाँ भी इसको सप्रेस किया। झांसी में विद्रोह हुआ और यहाँ पे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इन्होंने लीडरशिप दिया। 4 जून 1857 को ये स्टार्ट हुआ था और 18 जून 1858 को ख़त्म हुआ था। जनरल ह्यूज रोज ने हराया था रानी लक्ष्मीबाई को और ग्वालियर में इनका देहांत हुआ था। और जनरल ह्यूज रोज जब लिखता है अपनी किताब तो उसमें कहता है कि इस विद्रोह में एक ही मर्द था जिससे मैं लड़ा था, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। समझ गए कितना इम्पोर्टेंट दर्जा दिया और इनकी बहादुरी की ये किस्से हैं। इलाहाबाद में जब विद्रोह हुआ तो 5 जून 1857 को स्टार्ट हुआ और मार्च 1858 में ख़त्म हुआ। लियाकत अली ने इसको लीडरशिप दिया, कर्नल नील ने इसे सप्रेस किया था। जगदीशपुर अगेन एक ड्रामेटिक इंसिडेंट हुआ जब यहाँ भी 80 साल के एक बूढ़े बुजुर्ग ने यहाँ पे लीडरशिप दिया था, वीर कुंवर सिंह। रग रग में राजनीति, अखियन में अंगार हुए, बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती घरवा हमार बिहार हुआ, ये डायलॉग है। इनके बेटे अमर सिंह ने भी यहाँ पे इसको लीड किया और फाइनली 1858 में ये सप्रेस हुआ। विलियम टेलर ने और विंसेंट आयर ने इसको सप्रेस किया था। जगदीशपुर के निवासी थे ये बाबू वीर कुंवर सिंह और इनकी मृत्यु लड़ते लड़ते हुई थी। हाथ काट के फेंक दिया था गंगा में, हाथ में चोट लगी, हाथ खराब होने लगे, हाथ काटा फेंक दिया गंगा में, फिर लड़े। ऐसे ऐसे बहादुर थे ये सब 80 साल के बुजुर्ग। Within a month of the capture of Delhi, the revolt spread to different part of India, especially all over North India, Central India and Western India. ठीक है, within a month of capture of Delhi, the revolt spread to different part of India, especially all over North India, Central India and Western India. But South India बहुत चुप रहा क्योंकि South India ने पहले ही ब्रिटिशर्स की रूथलेस सप्रेशन देख लिया था, तो बेचारे डरे हुए थे। पंजाब का भी यही हाल था और बंगाल पंजाब में थोड़े थोड़े से अफेक्टेड थे एरिया, इतना नहीं था। साउथ तो बिल्कुल क्वाइट था। अब नोट में देखिए बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो फाइनली जब सप्रेस हो गया ये मूवमेंट तो ही वॉज डिपोटेड टू रंगून जो कि बर्मा की राजधानी थी, वेयर ही डायड इन 1862। 1858 में इन्हें रंगून भेजा गया और 62 में मृत्यु हो गई बेचारे की। इनके बच्चों को हिज सन्स वे डेड। नाना साहिब ओरिजिनल नेम जिनका धुंधु पंत था, ढूंढू पंत नाना साहिब।
और बेगम हजरत महल एंड खान बहादुर खान ये सब नेपाल भाग गए। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ही वॉज कैप्चर्ड एंड एक्सिक्यूटेड ऑन 15 अप्रैल 1859। इनको भी धोखा से किसी ने पकड़वा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हो गया बैटलफील्ड में ही और ग्वालियर में हुआ था। कुंवर सिंह को चोट लगी एंड हाथ काट के फेंके और फाइनली 26 अप्रैल 1857 को इनकी भी मृत्यु हो गई। सर ह्यूज रोज जो कि लड़ा था रानी लक्ष्मीबाई से वो कहा बोला कि द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल इज़ रानी लक्ष्मीबाई। फिर आता है कुछ अदर इम्पॉर्टेंट लीडर्स, जैसे खान बहादुर खान, बरेली को लीड किया इन्होंने। मौलवी अहमदुल्ला ने, शाह अलियास डंका शाह फैजाबाद को लीड किया इन्होंने। अजीमुल्ला खान फतेहपुर को लीड किया और देवी सिंह ने मथुरा को, कदम सिंह ने मेरठ को लीड किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी ये नाम। इंग्लिश अथॉरिटी री इस्टेब्लिश हुई इंडिया में ड्यूरिंग जुलाई से लेकर दिसंबर 1858 में। फाइनली जो है कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया गया। तो ये विद्रोह के सक्सेस नहीं मिलने का कारण क्या है, यानी कि फेलियर के कारण क्या है, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया ये विद्रोह? तो बहुत सारे कारण हैं। सक्सेसफुल हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट कारण है इसके बहुत सारे। बिकॉज द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज एन अनसक्सेसफुल बट वॉज हीरोइक एफर्ट। ठीक है, हीरोइक एफर्ट है लेकिन अनसक्सेसफुल तो था ही। एंड टू एलिमिनेट फॉरेन रूल, द मेन कॉजेज वेर, नहीं सक्सेसफुल होने के कारण देखिए, डिसयूनिटी रही इंडियंस में, मतलब पूरा देश एक साथ जुड़ के नहीं आया। स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो नहीं आए। इंटेलेक्चुअल लोगों ने साथ नहीं दिया, पढ़े लिखे लोगों ने साथ नहीं दिया। पुअर ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल था, एकजुट हो के नहीं लड़ पाए, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं था, कम्युनिकेशन फेलियर रहा, बहुत सारी चीज़ें थी। लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म, सिंधिया, होलकर, निजाम, ये सब जो है ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे थे, जबकि इंडियंस को करना चाहिए था, सिपाहियों को करना चाहिए था, तो ये ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे थे। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहा बिटवीन सिपाही, पीजेंट, जमींदार एंड अदर क्लास में, सब एकजुट होकर आते तो ज़्यादा बेटर रहता। मैनी हैड डिफरेंट मोटिव्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द रिवोल्ट, जैसे कि पीजेंट्स जो थे वो चाहते थे कि हमारा टैक्स कम हो जाए, ज़मींदार चाहते थे कि हमारा लैंड मिल जाए, ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को भगा दो। एकजुट होकर सोचते कि ब्रिटिशर्स को भगाना है तो शायद जीत जाते, लेकिन ये सोच रहे थे बस यही कि अरे ब्रिटिशर्स को दुविधा में थे, पीजेंट चाहते थे कि बस हमारा टैक्स कम हो जाए, है ना, ऐसे कुछ रहा। तो मोटिव इतना क्लियर नहीं था इनका। सिग्निफिकेंस क्या रहा? द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द रिवोल्ट ले इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, खूब यूनिटी दिखी यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े। पीपुल एग्जिबिटेड पैट्रियोटिक सेंटिमेंट विदाउट एनी टच ऑफ कॉम्युनल फीलिंग्स, कभी कॉम्युनल दंगा इसमें नहीं हुआ। एंड इट हैज़ नो डाउट began as mutiny of soldiers but soon turned into revolt against the British rule in general. फिर आता है नेचर ऑफ रिवोल्ट कैसा रहा 1857 का। सो देयर वर टू मेन व्यूज़ अबाउट द नेचर ऑफ रिवोल्ट 1857 का। क्या दो व्यू है वो देख लो, इंटरनेशनल व्यू है ये। पहला तो बोला जाता है कि सिपाही म्यूटनी था। ये सिपाही म्यूटनी बोलने वाले लोग जो थे वो मैक्सिमम उसमें जो थे कुछ तो उसमें बेसिकली इंडियंस भी थे और बहुत सारे इसमें जो थे फॉरेनर्स भी थे। सर सैयद अहमद खान ने सिपाही म्यूटनी कहा, इसको नेशनल स्ट्रगल नहीं कहा। दो ही व्यू है कि भाई क्या ये नेशनल स्ट्रगल था या फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस था या फिर ये खाली सिपाही म्यूटनी था। तो सैयद अहमद खान का मानना था, जो कि अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड था बंदा, इसका मानना था कि सिपाही म्यूटनी था। मुंशी जीवन लाल का मानना था ये सिपाही म्यूटनी था। दुर्गादास बंदोपाध्याय, ये सब कंटेम्प्रोरी उस समय के हिस्टोरियन थे, सबका मानना था कि सिपाही म्यूटनी ही था, ये नेशनल स्ट्रगल नहीं था। स्टेनली जो कि उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, इसका भी मानना था कि ये सिपाही म्यूटनी ही था। जॉन लॉरेंस, जॉन सीले एंड मिलेसन, आरसी मजूमदार, सब का मानना था कि सिपाही म्यूटनी था। नेशनल स्ट्रगल और वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसका मानना था? तो बेंजामिन रेली का मानना था, कार्ल मार्क्स का मानना था कि ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। वी.डी. सावरकर ने तो किताब भी लिखी इस पर, इनका भी मानना था कि ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने बोला। एंड के.एम. पन्नीकर का भी मानना था, ईश्वरी प्रसाद का मानना था, ए.एल. श्रीवास्तव का मानना था, ताराचंद का, इन सब का मानना था कि ये नेशनल स्ट्रगल और वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। कुछ अदर व्यूज़ आए, जैसे कि मिडली ने कहा कि रेशियल स्ट्रगल था, ये ब्लैक वाइट का स्ट्रगल था जो जिसको मनाया वो बोला। फिर
रीस ने बोला कि ये जो था रिलीजियस स्ट्रगल था, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल था। फिर टी.आर. होम्स ने कहा कि सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म की लड़ाई थी, एक तरफ सिविलाइज्ड लोग थे और एक तरफ बार्बरिक लोग थे। इंग्लिश इंडियन कॉन्फ्लिक्ट था ये। हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पेरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन, ये कहा ओट्राम एंड टेलर ने। तो ये डिफरेंट व्यूज़ हैं। हालांकि क्या सच्चाई है ये इतना क्लियर नहीं होता है, एक्चुअली ये सिपाही म्यूटनी ही था। फिर आता है इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑन 1857। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, ये लिखा था 1859 में कार्ल मार्क्स ने। ध्यान कीजिएगा यहाँ पे द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी डी सावरकर ने लिखा था। लेकिन जब बात आती है कि द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, तो ये कार्ल मार्क्स ने 1859 में लिखा था। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये लिखा था किसने? सैयद अहमद खान ने 1873 में। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था 1909 में वी डी सावरकर ने। और वही बात करें द सिपाही म्यूटनी एंड रिवेलियन ऑफ 1857, ये 1957 में लिखा था आर.सी. मजूमदार ने, काफ़ी लेट। फिर सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटनीज 1957 में एस.बी. चौधरी ने लिखा था। रिवेलियन 1857, ए सिम्पोजियम 1857, अच्छा नहीं, रिवेलियन 1857 ए सिम्पोजियम 1957 में पी.सी. जोशी ने लिखा था। और 1857 के नाम से एक बुक छपी थी इस पर 1957 में एस.एन. सेन के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इस पर। अब कुछ ओपिनियंस थे डिफरेंट, उसको एक बार देख लेते हैं और इम्पैक्ट देखेंगे और फिर ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सेलेक्ट ओपिनियंस ऑन 1857 का रिवोल्ट। सो जॉन सीले ने कहा इट वाज होली अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपाही म्यूटनी विथ नो मोटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। तो इंग्लिश वाले कहीं ना कहीं गिरा के ही, मतलब कुछ नीचा दिखाने की ही कोशिश में रहते थे। तो इन्होंने यही कह दिया, हालांकि ये बहुत पैट्रियोटिक एक्ट था, बहुत पैट्रियोटिक एक्ट था भैया। सिपाहियों का जाग जाना है, मंगल पांडे की कुर्बानी, क्या इसे ये अनपैट्रियोटिक था? तो नहीं, जॉन सीले वाले का यही मानना था। इट वाज होली अनपैट्रियोटिक सेल्फिश सिपाही म्यूटनी विथ नो मोटिव नो नेटिव लीडरशिप। यार नो नेटिव लीडरशिप क्या है? लीडरशिप नहीं दिया खान बहादुर खान ने, वीर कुंवर सिंह एग्जाम्पल। नो पॉपुलर सपोर्ट, हाँ पॉपुलर सपोर्ट थोड़ा कम रहा। नेक्स्ट है आर.सी. मजूमदार ने कहा द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये भी वैसा ही था। ए नेशनल रिवोल्ट रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट, ये बेंजामिन डिसराइली ने कहा, अपोजिशन लीडर था उस समय। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी.डी. सावरकर ने कहा था। फिर आता है व्हाट बिगेन एज फाइट फॉर रिलीजन इंडेड एज वार फॉर इंडिपेंडेंस, ये कहा था एस.एन. सेन ने 1857 की अपनी जो बुक थी उसमें। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट क्या रहा इस रिवोल्ट का, 1857 के रिवोल्ट का इम्पैक्ट क्या रहा। इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये रहा कि कंपनी का रूल ही ख़त्म हो गया। इन अगस्त 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट विच पुट एन एंड टू रूल ऑफ कंपनी एंड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। कंपनी का रूल ख़त्म किया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में डायरेक्ट कमांड आ गया। ए मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पोस्ट क्रिएट किया गया। ही वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इसके लिए काउंसिल भी बनाई गई 15 लोगों की, हालांकि इसमें नहीं लिखा गया होगा। नेक्स्ट आता है द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नाउ ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय हु वॉज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनार्क। It marked the end of British imperialism and princely states were assured against annexation. इनका annexation नहीं होगा, ब्रिटेन ने क्लेम कर दिया। जो annexation की वजह से ये विद्रोह हो रहा था उसको मना कर दिया, बोला नहीं एनेक्स करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज विड्रॉन, ठीक है। आफ्टर द रिवोल्ट ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ठीक है। इसके बाद इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपना ली। उसके बाद फार रीचिंग चेंजेस वेयर मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंक्रीज ऑफ वाइट सोल्जर्स इन आर्मी, ये भी हुआ। इंडियन सोल्जर्स की संख्या कम करके वाइट सोल्जर्स की संख्या बढ़ाई गई। टोटल एक्सपेंस जो था सेपरेशन का वाज थ्रोन ऑन द इंडियन पीपल, बताओ। तो ये तो होना ही था। नेक्स्ट आता है 8th जो नंबर का इम्पैक्ट है, दैट इट हैज़ बीन सेड दैट जूलियस सीजार डेड वाज मोर पावरफुल दैन जूलियस सीजार अलाइव।
and the same may be said about revolt of 1857. Whatever might have been its original character, it soon became a symbol of challenge to mighty British Empire in India and remained a shining star for the rise of growth of Indian national movement. तो इसको माना जाता है एक प्रीकर्सर था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, इससे और तुल मिला इंडियन नेशनल मूवमेंट चलाने का. सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को. बाय बाय. अगले वीडियो में हम मॉडरेट फेज कवर कर लेंगे. बाय.